Dear students, अभी हम आप लोगों के बीच पिछले जितने वीडियो क्लास दिए हैं सबका एक शॉर्ट समरी इस वीडियो में दे रहे हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि इंडिविजुअल हर टॉपिक्स का जो डिटेल्स में नहीं जाना चाहता है उसको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से शॉर्ट में देकर आगे के लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को एक स्ट्रॉन्ग मोड में प्रिपेयर कर लेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्जिंग के जितने प्रोसेस हम लोग पढ़े हुए हैं, मार्क कीजिए, चार्जिंग के जितने प्रोसेस पढ़े हुए हैं उन सारे प्रोसेस में नंबर 1 चार्जिंग बाय प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में दो बॉडी को हम कांटेक्ट मिलाकर रब करते हैं। रबिंग के पश्चात दोनों पर इक्वल एंड अनसिमिलर चार्ज क्रिएट करता है, मार्क करने की जरूरत है। और ये दोनों बॉडी जब चार्ज हो जाती है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम कंडक्टिंग दो बॉडी लेते हैं और दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में रखकर अंडर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज को प्रोसीड कराते हैं। इसके वजह से होता क्या है कि दोनों में जब तक पोटेंशियल का मान इक्वल नहीं हो जाता है चार्ज फ्लो करता है और चार्ज जो एक्यूमुलेट होता है वो दोनों चार्ज एक ही नेचर के होते हैं। बट यहाँ मार्क करने की जरूरत है कि दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वह डिपेंड करता है उस बॉडी के साइज पर। तो इसलिए यहाँ हमें केयर करनी है, ध्यान देने की जरूरत है कि वे दोनों जब बॉडी चार्ज होती है तो उस पर चार्ज सिमिलर होते हैं। इसलिए कंडक्शन प्रोसेस में चार्ज बॉडी के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ हम लोग कल पढ़े इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो इंडक्शन में होता क्या है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते हैं, एक दूसरे के क्लोज में होते हैं। एक चार्ज होता है, एक अनचार्ज होता है। इस प्रोसेस के तहत चार्ज बॉडी पर जिस टाइप का चार्ज होता है जस्ट उसके अपोजिट नेचर का चार्ज उसके नियरर सेक्शन में और रियर सेक्शन में उसके सिमिलर नेचर का चार्ज क्रिएट करता है। और चार्ज की जो मात्रा होती है उस मात्रा के लिए हम लोग जो कल फॉर्मूला डाले थे Q डैश इज इक्वल टू -Q इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R। इसको कहीं कहीं K भी लिखा गया है, एप्सिलॉन R को K लिखा गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, जिसको आप चार्ज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तीनों बात हम लोग ध्यान में रखें। अब थोड़ी सी यहां पर चर्चा करने की जरूरत है कि जब किसी बॉडी को कंडक्शन के प्रोसेस से चार्ज करते हैं तो कंडक्शन प्रोसेस से चार्जिंग में क्या होता है कि दोनों बॉडी पर सिमिलर चार्ज क्रिएट होता है अंडर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के प्रभाव में एक वस्तु पर चार्ज कितना डिपोज करेगा, इसके लिए हम पिछले क्लास में एक फॉर्मूला बताए थे कि मान लीजिए कि किसी भी बॉडी पर डिपोज्ड चार्ज उसके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला को भी क्रिएट किए थे। ये बता रहा है कि फर्स्ट बॉडी पर चार्ज जिसका साइज R1 है, ये बता रहा है सेकेंड बॉडी पर चार्ज जिसका साइज R2 है। एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम आप लोगों के बीच डालना चाहेंगे कि सपोज दैट बारी बारी से एक दो क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ चर्चा कर लेंगे और जो बात हमने बोला उसको ध्यान से रखिएगा। फ्रिक्शन अनसिमिलर चार्ज क्रिएट करता है, इससे अट्रैक्शन होता है। कंडक्शन सिमिलर चार्ज डेवलप करता है, इससे रिपल्सन होता है।
इंडक्शन में अनसिमिलर चार्ज क्रिएट होता है, इसलिए अट्रैक्शन होता है। थोड़ा सा इंडक्शन पर यहाँ केयर करने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है कि जब किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिक इंडक्शन के प्रोसेस से हम आविष्ट करते हैं, तो उस जिस बॉडी को आविष्ट कर रहे हैं उसके दोनों सिरे पर अलग अलग नेचर के चार्ज क्रिएट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये बॉडी है और इसके क्लोज में नजदीक में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहां से लाए, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहां तो आप कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर गया, बहुत अच्छी बात। सवाल ये बनता है कि ये इसको अट्रैक्ट क्यों करता है। बहुत रीजनेबल कॉन्सेप्ट है, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहां इसके उल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है और इधर देखिए सिमिलर चार्ज क्रिएट हुआ है। तो ये चार्ज आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स जब लगता है तो सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, तो इस सेक्शन पर रिपल्शन का फोर्स लगेगा इसके द्वारा और इस सेक्शन पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। बहुत अच्छी बात। दोनों पर चार्ज का मान तो सेम है, इसलिए ये फोर्स जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो देखिए ये किसका आर अधिक है, कौन चार्ज इससे ज्यादा दूर है, तो ये अनसिमिलर जो चार्ज है, उल्टे नेचर का चार्ज इससे ज्यादा कम दूरी पर है, इसलिए इसका फोर्स स्ट्रांग होगा और इसका फोर्स जो होगा थोड़ा वीक होगा क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो क्या केयर करने की जरूरत है कि ये चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपेल भी करेंगे, बट जब इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा और रिपल्शन का फोर्स इधर लगेगा, तो इसमें देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो इसका नेट फोर्स जो होगा कौन होगा, तो जो ज्यादा होगा वो होगा। तो ज्यादा कौन होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों नहीं, तो ये कम दूरी पर है क्योंकि नजदीक में है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन से जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उस बॉडी पर नेट फोर्स अट्रैक्शन का होता है, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन के फोर्स से मजबूत होता है, इसलिए उस बॉडी को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन में इस बात को लाए हैं कि जब ग्लास रॉड को रब किया गया और रब करने के बाद पेपर के छोटे छोटे बिट्स को या मटेरियल पार्टिकल्स के नजदीक में ले जाया जा रहा था, तो वह उसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसका राज क्या था, अभी तक हम इस पर चर्चा नहीं किए। तो इसका यही राज था कि मान लीजिए पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं और एक रब्ड ग्लास रॉड है, तो इस पर किसी न किसी टाइप का चार्ज क्रिएट हुआ। तो जो ही इसके नजदीक में पेपर के बिट्स को लाए तो पेपर के बिट्स का वह साइड जो इस रब्ड ग्लास के तरफ है उस पर अनसिमिलर चार्ज क्रिएट हुआ और उसके रियर पार्ट में जो है उस पर सिमिलर चार्ज क्रिएट हुआ। तो इसलिए अभी हम लोग चर्चा किए कि अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन से मजबूत होता है, इसलिए नेट फोर्स अट्रैक्शन का होगा। यही कारण है कि उसको अट्रैक्ट करने लगा रब्ड किया हुआ ग्लास का रड। ये बात हुई कॉन्सेप्ट की। इस पर और भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि मान लीजिए कि एक जगह एक क्वेश्चन पूछता है कि ये दो बॉडी है, एक को मान लीजिए 50 कूलम हम पॉजिटिव चार्ज दिए, यहां पर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज दिए, क्या सिमिलर चार्ज में अट्रैक्शन संभव है? टेस्ट का क्वेश्चन है, क्या सिमिलर चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करता है? यस और नो। तो यस तो क्यों, नो तो क्यों? रीजन यहां बनता है। ये सब क्वेश्चन साइंस का है। देखिए सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बात सही है, लेकिन अगर सिमिलर चार्ज दो हो और दोनों का मैग्नीट्यूड में काफी का अंतराल हो,
दैट मीन्स एक चार्ज बहुत ज्यादा हो और एक कम हो। तो देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल में हम डाले हैं कि 50 कूलम है, तो जब ही इसके नजदीक में ये बॉडी आएगा तो इस पर -50 कूलम क्रिएट कर देगा। तो -50 कूलम इस पर जो ही चार्ज इंडक्शन से डेवलप करेगा तो इसका +5 पहले से है, तो +5 है इसका -50, रिजल्टेंट इसका क्या होगा -45। तो ये निगेटिवली चार्ज तब तक हुआ इंडक्शन की वजह से, ज्यादा चार्ज क्रिएट हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज, जो कि अपोजिट नेचर का होता है और यह इसके नियरर सेक्शन में होता है। यही कारण है कि ये सिमिलर चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कब? जब उनके मान में काफी अंतराल हो तब। ये सब बात ध्यान देने की है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम डालते हैं कि मान लीजिए 2 क्वेश्चन यहां डालेंगे और दोनों ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए बहुत बेहतर होगा। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से बेनिफिट क्या मिलता है कि आगे चलकर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बीच में ये सपोर्टिंग मोड वर्क करता है क्वेश्चन। देखिए ये 2 स्फीयर्स है, ध्यान दिया जाए, ये 2 है। सपोज दैट इस पर चार्ज हम लिए हैं 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, और इस पर चार्ज लिए हैं सपोज दैट 12 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, 2 चार्ज, और ये इसका रेडियस जो R1 है सपोज दैट R है, और इसका रेडियस R2 जो है सपोज दैट 2R है, मीन्स बड़ा है। अब क्वेश्चन बनता है, देखिए क्वेश्चन को इसी तरह से समझ लेना है कि जब इस दोनों स्फीयर को फिजिकल कांटेक्ट में लाया गया या किसी तार के माध्यम से जोड़ दिया गया तो फिर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्वेश्चन पूछता है कि जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन इसको जोड़ करके आप फिर दोनों को अलग कर लिए तो चार्ज यहाँ कितना बचेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पर Q2 डैश का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि ये 2 गोला है, एक की त्रिज्या R है, दूसरे की त्रिज्या 2R है, एक पर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, एक पर चार्ज है 12 माइक्रोकूलम, दोनों को एक साथ सटा दिया गया और सटाने के बाद दोनों को फिर हटा दिया गया, तब उन दोनों पर चार्ज कितना कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो इस यहाँ पर चार्ज Q1 डैश होगा, यहाँ Q2 डैश होगा, वैल्यू निकालना है। देखिए भाई हम आपको पहले भी बताए थे कि चार्ज जो होते हैं, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, तो इससे बेहतर है इस फार्मूला को डायरेक्ट मोड में हम यूज करेंगे। पहले देखिए प्रोसेस में चार्ज कितने इन्वॉल्व हुए हैं, इसका चार्ज और इसका चार्ज, टोटल चार्ज यहां हम लिख देंगे Q टोटल कितना, Q1 प्लस Q2। बहुत अच्छी बात। अगर हमें निकालना है इसका चार्ज तो टोटल चार्ज पहले से इसमें तो Q1 प्लस Q2 है। अगर हमें निकालना है Q1 डैश पर चार्ज, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस क्या है R2 है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेडियस R1 है और R2 है, तो हम करेंगे क्या, Q समानुपाती R, तो सीधा जिसको निकालना है उसको आधार पर लिखेंगे Q1 डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके रेडियस R1। अब इसके बाद टोटल चार्ज Q टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोटल साइज, तो दोनों का साइज मिला दो एक साथ R1 प्लस R2। देखो भाई दोनों पिंड के चार्ज को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। इस बात को हम पहले भी चर्चा में डाले हैं कि जोड़ना है तो ये चार्ज
कि चिन्ह पर ध्यान देंगे, अर्थात बीजगणित के नियम का पालन करेंगे। पॉजिटिव होगा तो दोनों में प्लस करके जोड़ेंगे, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो प्लस माइनस यूज करेंगे, इस तरह से हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पहले हमने दे दिया Q1 डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 और Q टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 प्लस R2, इसलिए Q1 डैश और यहाँ Q टोटल कितना हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इसलिए Q1 डैश बराबर यहाँ R1 R2 डिवाइडेड बाई ऐसे, यहाँ हो जाएगा Q टोटल। अब देखो कितना बेहतर रिलेशन डायरेक्ट आपको आ जाएगा। पहला और 4, पहला का साइज टोटल 4, टोटल साइज सीधा डायरेक्ट कर दो क्योंकि Q समानुपाती R। इसी तरह से Q2 डैश अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ R1 की जगह पर R2 कर दो, R टोटल साइज कर दो, R डिवाइडेड बाई Q टोटल, ये आपका Q2 डैश निकल जाएगा। अब प्रश्न यहाँ ये बनते हैं, मान लीजिए कि देखिए ये बनते हैं Q1 डैश अगर आपको निकालने हैं तो R यहाँ पर आप इसको सब कर सॉल्व करिए। R1 देखिए कितना दिया गया है, R1 प्लस R2 क्या है, R प्लस 2R। Q टोटल कितना है भाई, तो 10 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम प्लस 12 माइक्रोकूलम, बहुत अच्छी बात। अब इसको देख लीजिए, सब करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, R ये R 3R नीचे हो जाएगा, R कट जाएगा तो 1/3, यहां 10 और 12 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 22 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 3। दिस इज योर आंसर। फिर अगर मान लेते हैं कि इसको आप लेना चाहते हैं तो यहां R2 दिया हुआ है, R1 का वैल्यू तो R था, तो R2 का वैल्यू यहां पर 2R है, R1 प्लस R, यह 3R हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 22 माइक्रोकूलम, मार्क कीजिए, ये कट जाएगा, देख लो 22 से 2 से गुणा कर दो बटा में माइक्रोकूलम, ये आंसर Q1 Q2 डैश हो जाएगा। इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि इस फार्मूला को आप लोग दिमाग में रखिए, हम सवाल नहीं फार्मूला को दिमाग में रखने के लिए इस बात को डाल रहे हैं। अगर ये R1 R है, R2 2R है, कहीं दोनों बराबर होगा तो ये बराबर रख देंगे, क्लियर। अगर जो इसमें रेशियो होगा उसको रख देंगे। अगर मान लीजिए ये चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम, वो देगा -12 माइक्रोकूलम, तो जोड़ते हम तो निगेटिव चार्ज आता, तो निगेटिव चार्ज का यहाँ से नहीं होता। इस तरह से कोई भी सवाल इस पर आएगा हम लोग इसको बना लेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इंडक्शन पर एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको हम मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंडक्शन के प्रोसेस में हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, इस पर जितना चार्ज देंगे वह चार्ज इसके दोनों सतह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमेशा इसको ध्यान में रखिए। अगर आप यहाँ 10 कूलम चार्ज दे रहे हैं तो सीधा इधर कर दो 5 कूलम और इधर कर दो 5 कूलम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हर चालक का जो सरफेस होता है सेम होगा, तो उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा, और चालक के पृष्ठ पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। कोई भी काम करना है तो किसी न किसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब देखिए इसके बाद दूसरा अगर कोई हम प्लेट लेते हैं तो यहां मान लीजिए चार्ज यहां 20 कूलम दिया है, तो पहले हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पूरे प्लेट पर चार्ज 20 कूलम है। इस प्लेट के 2 सेक्शन है, एक सेक्शन दूसरा सेक्शन, तो इस पृष्ठ पर माना जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट हो गया, तो इसके इस भाग में चार्ज और इस भाग में चार्ज को आधा आधा बांट दीजिए। तो आधा आधा बांटेंगे तो यहाँ देखो भाई ये 10 कूलम हो जाएगा, ये 10 कूलम हो जाएगा।
किसी भी प्लेट की बात आती है तब। ये क्यों भाई? तो कंडक्शन की वजह से, उस प्लेट पर कंडक्शन की वजह से चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं इंडक्शन की। तो इंडक्शन की बात करते हैं तो किसी भी प्लेट पर जो भी चार्ज यहाँ आप देते हैं, तो मान लीजिए यहाँ क्यू चार्ज जो भी आप दिए हैं, तो मान लीजिए ये क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू बाई 2 चार्ज आ गया और इधर भी प्लस क्यू बाई 2 चार्ज आ गया। क्यों? कि ये प्लस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यही पॉजिटिव चार्ज टोटल क्यू है, यानी ये क्यू चार्ज दो भाग में बट गया। और इसके बगल में एक हम प्लेट लेकर लगा दिए। तो जो ही प्लेट बगल में लेकर लगाए तो यहां पर इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा तो इसके देखिए प्लेट का नजदीकी वाला भाग, तो ये इसके भाग के नजदीक यहाँ कौन है? ये है। तो इस पर उल्टा चार्ज क्रिएट हो जाएगा माइनस क्यू बाई 2। और दूर वाला भाग कितना है? तो इस पर प्लस चार्ज क्रिएट कर देगा, प्लस क्यू बाई 2। तो टोटल चार्ज इस पर कितना हुआ? टोटल चार्ज क्यू बराबर 0, क्योंकि न्यूट्रल हम लाए थे। ये इंडक्शन का बेसिक। हाँ, अब सवाल यहाँ यह बनता है कि यहाँ हमने क्यू चार्ज दिया और इस पर अगर हम मान लीजिए 2 क्यू चार्ज दिए हैं पहले से, तब क्या होगा? ध्यान देने की जरूरत है। इस पर हमने क्यू चार्ज दिया तो ये क्यू चार्ज क्यू बाई 2 में डिवाइड हो गया। और इस पर चार्ज पहले से दिया हुआ है 2Q, तो 2Q के आधा Q, इधर भी Q डिवाइड हो गया। बहुत अच्छी बात। अब सवाल यहां यह बनता है कि ये Q जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज की वजह से इधर भी इंडक्शन होगा और इसकी वजह से इधर भी इंडक्शन होगा। तो इसकी वजह से जब यहां इंडक्शन होगा तो ये Q का बनेगा माइनस Q, और इस साइड में क्या बनेगा? प्लस Q। अब इस Q बाई 2, इस पर जो चार्ज ये Q बाई 2 है, इसकी वजह से इंडक्शन यहां होगा, तो यहां बनेगा माइनस Q बाई 2 और इधर का बन जाएगा प्लस Q बाई 2। अब सोचने की जरूरत है, एक आगे ऐसे फिगर बनाकर देखिए ऐसे। अब इस पर टोटल चार्ज कितना है? तो इस पूरे सेक्शन के चार्ज को जोड़ दो। तो इस पूरे सेक्शन में चार्ज कितना है? प्लस Q बाई 2 और Q, दैट इज प्लस 3 बाई 2Q। इस सेक्शन में चार्ज हुआ। इस सेक्शन में चार्ज को जोड़ो, देखिए माइनस Q है और ये प्लस Q बाई 2 है, तो प्लस Q बाई 2 और माइनस Q, तो यहां बच जाएगा माइनस Q बाई 2। बहुत अच्छी बात। अब इस सेक्शन का पूरा चार्ज जोड़ लीजिए, यहाँ प्लस Q है, यहाँ माइनस Q बाई 2 है, तो प्लस Q में से माइनस Q बाई 2 को जोड़िएंगे तो ये घट जाएगा, क्योंकि बीजगणित के नियम का पालन करेंगे। तो यहाँ बचेगा क्या भाई? तो प्लस Q बाई 2। इधर हम क्या थोड़ा ध्यान दें, ये Q है पॉजिटिव और ये क्या है? पॉजिटिव, तो ये प्लस Q है और प्लस Q बाई 2 है, तो 3 बाई 2Q हो जाएगा। इस चार्ज को जोड़ते हैं। अब इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना हुआ? इस प्लेट पर टोटल चार्ज, अब देख लो 3 बाई 2Q और माइनस Q बाई 2, मीन्स 1.5 में से आधा घटा दो, कितना बची? प्लस Q। अब दूसरा बात, यहां टोटल चार्ज कितना हुआ इस पर? तो Q बाई 2 और 3Q बाई 2, तो 1.5 हो गया आधा। कुल मिलाकर हमने तो चार्ज इस पर लेवे किए हैं Q प्लस Q। इसलिए ये इसका मैकेनिज्म है, इस पर केयर करना है। इस मैकेनिज्म पर पकड़ बनाकर जब रखिएगा तब जाकर के आगे के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, हवाले से नहीं। इसको बहुत बेहतर ढंग से देखो। अब इसी बात को देखो दूसरे तरीका से कैसे हम समझते हैं। अब जैसे देखिए उस क्वेश्चन का जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट आधार पर डिस्कशन किए कि यहां पर प्लस Q चार्ज लिए हैं, यहां प्लस 2Q लिए हैं,
प्लस क्यू दो भाग में डिवाइड हुआ, हाफ क्यू हाफ क्यू। अब इस हाफ क्यू की वजह से यहाँ माइनस क्यू बाई टू, यहाँ प्लस क्यू बाई टू इंडक्टर हुआ। इधर इसका हाफ भाग कर दिए क्यू हुआ और इधर क्यू हुआ। और क्यू का इंडक्शन इधर हो जाएगा माइनस क्यू, इधर हो जाएगा प्लस क्यू। तो इस सेक्शन में टोटल चार्ज हमने जोड़ लिया, इस सेक्शन में टोटल चार्ज जोड़ लिया। तो इस सेक्शन का टोटल चार्ज यहाँ आ जाएगा 3q बाई टू, इस सेक्शन का टोटल चार्ज जाएगा माइनस क्यू बाई टू। नेट चार्ज जो जोड़ेंगे दोनों का सेक्शन का इतना हो जाएगा। अब सवाल यहाँ यह बनता है कि इसका इस सेक्शन का चार्ज जो इतना आ गया, इसका इतना आ गया, जोड़ दिए इतना आ गया। कुल मिलाकर यहाँ क्यू लिए, यहाँ 2q लिए। क्यू क्यू का हो गया भाई 3q। तो 3q चार्ज जो यहाँ आपको मिला, दूसरा तरीका जो हम बोल रहे थे 3q, तो 3q का हाफ कर दो, तो 3q का हाफ 3/2q। तो इस सेक्शन में 3/2q चार्ज किए। अब आप लोग अपने दिमाग से सोचो कि इस प्लेट पर टोटल चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहां हो कितना गया 3/2q। तो इसलिए इधर इंडक्शन में माइनस क्यू बाई टू क्लियर होगा, ताकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। दूसरी बात, यहां 2q चार्ज, यहां हमने यहां भी 3/2q लिया, 3/2q लिया, लेकिन इसके अंदर वाले भाग में कितना चार्ज यहाँ क्रिएट किया जाए कि इस पर टोटल चार्ज 2q हो। तो कमी कितना होगा q/2 का, इसलिए q/2 प्लस यहाँ होगा, इसलिए ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि चार्ज को कैसे एडजस्ट किया जाता है। इसी आधार पर यहाँ क्वेश्चन आप देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ यह है कि एक प्लेट है, इस पर नेट चार्ज 10 कूलम है, यहाँ 7 कूलम है, यहाँ -3 कूलम है, यहाँ -7 कूलम है, यहाँ +3 कूलम है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंडक्शन के कारण इस प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक सतह पर चार्ज कितना होगा। दिस इज योर क्वेश्चन कि यहाँ चार्ज क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हर सतह पर चार्ज निकालना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे अगर कोई बेहतर तरीका है तो चार्ज कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को लगा दो। अब ऐसे सोचो कि यहां चार्ज जो पैदा होगा यहां होगा, तो यहां प्लस अगर होता है तो यहां माइनस होता है, यहां फिर प्लस होता है, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस, फिर यहां माइनस प्लस, ऐसे सबको एक साथ जब ही सटाएंगे तो बीच वाला चार्ज कैंसिल हो जाएगा। लास्ट इस सतह पर चार्ज रहता है और इस सतह पर चार्ज रहता है। जैसे मान लीजिए कि सारे प्लेट को मिलाकर ऐसे बना दिए, तो देखते हैं सबका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और लास्ट इस पर बच जाएगा चार्ज, जो नेट चार्ज होगा। तो इसीलिए सबको एक सिस्टम मानकर इसको हम नेट चार्ज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अब सारे चार्ज को जोड़ दो, तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है 10 7, अब 3 -7 -10 हो जाएगा, और -10 कैंसिल, और 7 और 3 10, यानी क्यू नेट कितना हो जाएगा 10 कूलम। यानी सब मिलकर टोटल चार्ज कितना होगा 10 कूलम। तो चार्ज जब 10 कूलम होगा तो ये 10 कूलम चार्ज इसके पृष्ठ पर हो गए। तो ये तो अंदर वाला हो गया सर, तो बाहर वाला एक पृष्ठीय हुआ, एक पृष्ठीय हुआ, इसलिए दोनों पृष्ठ पर बराबर बराबर चार्ज बांट दो, क्योंकि दोनों पृष्ठ आइडेंटिकल है और मेटालिक कंडक्टर के पृष्ठ है, तो चार्ज तो पृष्ठ पर होंगे। तो नेट चार्ज को हम बांट देंगे दोनों सतह पर, तो 10 कूलम का आधा क्या होगा 5 कूलम, तो यहां हो जाएगा +5 कूलम, और यहां भी चार्ज हो जाएगा +5 कूलम। अब चलिए यहां इस प्लेट पर केयर किया जाए, इस प्लेट पर केयर कीजिए कि इस प्लेट का टोटल चार्ज 10 कूलम है। अब 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज मिला इसको हिस्सेदारी में। अब इस साइड में कितना चार्ज रखें,
कि नेट 10 रहे। तो 10 इसको पूरा करने में, पॉजिटिव 10 है, ध्यान दिया जाए, आई पॉजिटिव 5 हमारे पास है, तो कमी कितना का है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 10 में से 5 घटा दो, +5, इसलिए इधर +5 कूलम। अब देख लो, इस प्लेट का हिसाब कर लो, इस प्लेट पर कुल चार्ज 10 कूलम, इस साइड 5 कूलम, इस साइड 5 कूलम, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसलिए प्लस प्लस चार्ज 10, 10 पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, इस प्लेट के इस साइड में पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज है, इस साइड के नजदीक इस प्लेट का कौन साइड है, ये साइड है, दूर ये साइड है, तो नजदीक वाला में ठीक -5 कूलम इंडक्शन के द्वारा, यहां से इलेक्ट्रिक इंडक्शन हुआ, तो इंडक्शन हुआ तो ये सिरा जो है यहां -5 क्रिएट करेगा, तो इधर भी कुछ क्रिएट करेगा। तो नियम तो कहता है कि -5 इधर हो गया तो +5 इधर हो गया, तो तुम ही सोचो कि -5 यहां कर दे आप +5 यहां कर दे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज 0 होगा, लेकिन नेट चार्ज तो यहां +7 है। तो जब नेट चार्ज +7 है तो इधर कितना हम चार्ज करें, तो मान लीजिए हम x करते हैं, तो -5 कूलम और +x कूलम बराबर +7 कूलम, इस प्लेट के लिए हिसाब किताब। तो अब इसलिए x बराबर क्या बचेगा, 7 कूलम पॉजिटिव में से उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर ये माइनस जाकर प्लस हो जाएगा 5 कूलम, यानी 12 कूलम कौन चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी 12 कूलम यहां हम 12 कूलम पॉजिटिव चार्ज देंगे, यानी x का वैल्यू आपका 12 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 12 कूलम और ये -5 कूलम दोनों चार्ज को हम जोड़ेंगे, तो इस प्लेट का नेट चार्ज +7 कूलम। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं कि इस प्लेट के इस साइड में +12 कूलम चार्ज आ गया, पहले इंडक्शन होगा, तो यहाँ इंडक्शन करेगा, तो यहाँ -12 कूलम चार्ज क्रिएट कर देगा इस पर, बहुत अच्छी बात है। तो इंडक्शन तो इधर कितना होगा, तो ये जब -12 हो गया भाई जी, तो इधर मान लेते हैं x होगा, तो -12 को x को जोड़ें तो -3 हमको कूलम लाना है रिजल्टेंट। तो यहाँ इसके लिए एक सवाल यहाँ हल करेंगे कि -12 कूलम और +x कूलम दैट इज -3 कूलम, इसलिए x कूलम बराबर कितना हो जाएगा, तो -3 कूलम इजा करो उधर जाके क्या हो जाएगा, +12 कूलम। मार्क कीजिए -12 कूलम, तो अब यहाँ इसमें से क्या बचेगा भाई, 12 कूलम में से 3 कूलम माइनस हो जाएगा, ये प्लस बच जाएगा 9 कूलम, यानी आपका इधर का चार्ज कितना आ रहा है, +9 कूलम। अब देख लो 12 कूलम निगेटिव चार्ज इस प्लेट के इस सतह पर और 9 कूलम पॉजिटिव चार्ज इस दूसरे सतह पर, तो ये क्यों ऐसा होता है, तो दोनों सतह का नेचर अलग अलग है इसलिए होता है, उधर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 12 और 9 को जोड़ देंगे तो टोटल प्लेट पर का चार्ज आ जाएगा, तो टोटल प्लेट पर का जो चार्ज होगा, तो स्पष्ट सी बात है कि 12 कूलम और +9 कूलम दैट इज -3 कूलम निगेटिव चार्ज हुआ। अब चलिए फिर अगला प्लेट पर गौर करते हैं कि यहाँ +9 कूलम चार्ज है, तो इंडक्शन करेगा तो यहाँ खट से कर देगा -9 कूलम। तो जब -9 कूलम यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट कर गया इंडक्शन से, तो दूसरे सतह पर कितना चार्ज यहाँ डेवलप किया जाए कि रिजल्टेंट यहाँ हो जाए -7 कूलम। तो यहाँ -9 में कितना जोड़ दिया जाओ, -9 कूलम में कितना को हम जोड़े कि वो -7 कूलम हो जाए, सोच लो। तो यहाँ पर तो लगता है कि -9 कूलम में अगर हम +2 कूलम को जोड़ते हैं तो लगता है कि 7 कूलम हो जाएगा माइनस। तो इसलिए यहाँ हिसाब पड़ता है
+2 कूलम चार्ज, +2 कूलम चार्ज, बहुत अच्छी बात है। +2 कूलम मीन्स धनात्मक चार्ज +2 कूलम। अब देख लो -9 कूलम और +2 कूलम, इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो -9 कूलम और +2 कूलम कितना हो जाएगा? -7 कूलम। अब देखो इस प्लेट के इस भाग में पॉजिटिव 2 कूलम चार्ज क्रिएट हुआ है, तो भाई जी इसके चलते यहाँ इंडक्शन होगा तो -2 कूलम चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब सोचो कि -2 कूलम ये चार्ज हुआ, आप पहले से +5 कूलम चार्ज है ये है, तो इस दोनों चार्ज को जोड़ देंगे तो -2 कूलम चार्ज और +5 कूलम, दैट इज +3 कूलम आ गया। देखो इस तरह से हम चार्ज को एडजस्ट करते हैं। चार्ज को प्रत्येक प्लेट पर एडजस्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जितने प्लेट दिए गए हैं प्रत्येक प्लेट पर के चार्ज को हम टोटल जोड़ लें और सारे प्लेट को एक साथ सटा देंगे। तो सटा देंगे तो एक पूरा सिस्टम बन जाएगा। तो सब अगल बगल वाला चार्ज माइनस प्लस ले क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे देख लो, ये देख लो, ये -5 +5, जब दोनों प्लेट सटेगा तो इधर वाला चार्ज कैंसिल, ये दोनों सटेगा इधर वाला चार्ज कैंसिल, ये दोनों सटेगा, इस तरह टोटल चार्ज बीच में खत्म हो जाएगा और इसके किनारे पर इधर बच जाएगा और इसके किनारे पर इधर बच जाएगा। इस तरह से एक सवाल और देखो, थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा और इस प्रोसेस को दिमाग में रखिएगा। एक प्लेट है, इस पर पॉजिटिव Q चार्ज है और दूसरा प्लेट है, इस पर पॉजिटिव 3 कूलम चार्ज है। देखो दोनों को एक साथ अटैच जब किया गया तो प्रत्येक पृष्ठ पर चार्ज क्या होगा? इंडक्शन के प्रोसेस से। तो पहले तुम मन में मिलाओ, ये +Q चार्ज है, ये 3Q चार्ज है। इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जो ही जोड़ेंगे तो कुल नेट चार्ज कितना हुआ सिस्टम का? तो Q + 3Q, दैट मीन्स 4Q पॉजिटिव चार्ज। अब 4Q, अब मान लो कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों को एक साथ मिलाकर एक नया हम सिस्टम बना दिए। तो ये 4Q इसका चार्ज हो रहा है। ये लाया था Q कूलम, ये लाया था 3Q और Q 4Q चार्ज हो गया। तो अंदर तो चार्ज होगा नहीं, सारा चार्ज पृष्ठ पर आता है, तो टोटल चार्ज आपका +4Q है। तो यहां पर हो जाएगा +2Q, इधर हो जाएगा +2Q। अब देखो, लेकिन इसी तरह से यहां पर हमने कर दिया +2Q और इधर भी कर दिया +2Q चार्ज। अब चलिए इंडिविजुअल आइए, इस प्लेट पर आओ, इस प्लेट पर कुल चार्ज कितना है? +Q, लेकिन हिस्सेदारी में कितना मिला है? +2Q। तो इसके दूसरे सेक्शन में कितना हम चार्ज रखें कि +Q हो जाए? तो दूसरे सेक्शन में चार्ज हम कितना रखें? हम X रखेंगे। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो नेट चार्ज इस प्लेट पर का आएगा। तो अब जोड़िए तो X बराबर कितना आएगा भाई? तो ये नेट चार्ज जो है Q और -2Q, उल्टा हम कर दिए, सब कैपिटल में देखो, छोटा Q उल्टा पलटा लिखा गया, छोटा Q है, छोटा Q, सब छोटा Q। तो यहां हो जाएगा 2Q। X बराबर टोटल चार्ज Q, X बराबर कितना था? टोटल चार्ज में से इसको घटाओ, तो नेट चार्ज आपका इस प्लेट के लिए, सिस्टम के लिए ना कि Q हुआ, इसमें से इस हिस्सा वाला चार्ज को निकाल दो 2Q। तो X बराबर -Q। तो यहां चार्ज आपका क्या हो जाएगा भाई? -Q। बहुत अच्छी बात। अब यह माइनस चार्ज Q होगा। अब सोचो यहां चार्ज इस पर थोड़ा सा है, शेयर करो, -Q के चलते यहां क्या हो जाएगा? +Q।
क्लियर? तो माइनस क्यू इसके जस्ट क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। अब देखो, तो प्लस क्यू जब यहां हो गया तो इस चार्ज को जुड़ो, कितना हो गया 3q। इस चार्ज को जोड़ो q। इस तरह से आपके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग इक्वेशन में कहीं भी चार्जिंग की बात आती है तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जो आगे होगा हम लोग देखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, क्या है भाई, तो एक बहुत अच्छा चीज है, अर्थिंग क्या है। अर्थिंग बड़ी बार बार टेंशन देता है। अर्थिंग बच्चा लोग को भी बुझाते रहता है। अर्थिंग, इसके लिए हम एक लाइन में लिखते हैं, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज to the earth, that is ground, is called earthing। किसी चार्ज को पृथ्वी तक शेयर करना, यानी इस पृथ्वी को पहुंचाना अर्थिंग कहलाता है। चार्ज की तो पॉजिटिव होता है, नहीं तो निगेटिव होता है। कल ही हम आप लोगों को चर्चा में बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज हाई वोल्ट से लो वोल्ट की ओर जाता है, और नेगेटिव चार्ज लो वोल्ट से हाई वोल्ट की ओर जाता है। नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन किधर जाता है भाई, लो वोल्ट से हाई वोल्ट की ओर। पॉजिटिव चार्ज तो चलता नहीं, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसका उल्टा हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसलिए एक बात और बताते हैं कि ये पृथ्वी जो है अर्थ, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, ध्यान में रखिए। इसकी कैपेसिटी जो होती है इन्फिनिटी होती है, अनंत क्षमता होती है। मतलब कि इसको कितना भी कूलम्ब चार्ज दे दो तो इसके वोल्टेज में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यही कारण है कि दुनिया का जितना भी अर्थिंग दिया गया है, पृथ्वी में दिया गया है, सारा चार्ज पृथ्वी को जाते रहा, लेकिन उसका आज तक वोल्टेज नहीं बढ़ा, क्योंकि यह अनंत है। जैसे समुद्र में ले जाकर के एक ड्रॉप पानी डाल देते हो तो उसका लेयर कितना बढ़ता है। इसीलिए यह इसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इन्फिनिटी है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ और डिटेल चर्चा करेंगे। तो कभी भी अर्थ किया जाता है तो अब अगर देख लो, इस अर्थिंग में दो बात आती है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका प्लस चार्ज है, ध्यान दीजिए भाई जी, प्लस चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल जो होगा ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा जो होता है, अर्थात V पॉजिटिव, V 0 वोल्ट से अधिक होता है, तो इधर बन जाएगा हाई पोटेंशियल। आई पृथ्वी के पास 0 वोल्ट है तो ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। इसलिए जब तार को ऐसे जोड़ते हैं, यहाँ अर्थ करते हैं, तो यहाँ इसमें से लो पोटेंशियल यहाँ बना, यहाँ हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पृथ्वी में तो प्लस और माइनस सब है, न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, और दोनों का मात्रा चार्ज के हिसाब से समान है, इसलिए अर्थ न्यूट्रल है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, लो वोल्ट से हाई वोल्ट की ओर इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगते हैं, और इधर जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगता है। तो जब न्यूट्रल होने लगता है तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का गमन ऐसे होता है, करंट आपका ऐसे जाती है, इलेक्ट्रिक करंट, हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब दूसरी बात आती है, यहीं पर हम फिगर बना देते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, ये निगेटिवली चार्ज है। कौन चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज से है, यानी चार्ज इसका क्या है भाई, तो निगेटिव है, Q इक्वल टू निगेटिव। तो इसका पोटेंशियल जो होगा,
पोटेंशियल इज निगेटिव, ध्यान देने की जरूरत है। इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसको भी लेकर जब हम अर्थ करते हैं यहां अर्थ में, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जाता है, क्योंकि ये माइनस पोटेंशियल लो होता है 0 से, यानी हाई पोटेंशियल पृथ्वी जो बनता है हाई पोटेंशियल, इधर बनता है लो पोटेंशियल, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर आता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटता है, इस पर प्लस चार्ज क्रिएट करता है। इस तरह से मेरे कहने का मतलब यह है कि शेयरिंग ऑफ चार्जिंग टू द अर्थ, दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ चार्ज टू द अर्थ में हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि चार्ज अर्थ को जाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उधर हाई वोल्ट बनेगा, पृथ्वी लो वोल्ट, तो इसलिए पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस चार्ज के पास और उसको न्यूट्रल कर देगा। कहीं भी हमेशा आगे आपको इससे मदद मिलेगा। कहीं निगेटिव चार्ज बॉडी से इसको करेक्ट करते हैं अर्थिंग से, तो निगेटिव चार्ज पर क्या बनेगा? लो वोल्ट। पृथ्वी के पास बनेगा लो वोल्ट, हाई वोल्ट, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस वाला 0 से कम ना होता है जी, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता है किधर? हाई वोल्ट की तरफ। इस बार हम बोलते हैं कि हाई वोल्ट में करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन लो वोल्ट में जाएगा। चलो, तो इस तरह से मेरे कहने का मकसद है कि जब उसको निगेटिव चार्ज से जोड़ते हैं तो निगेटिवली चार्ज बॉडी से, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई पोटेंशियल बनता है, पृथ्वी पर यहाँ लो पोटेंशियल बनता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की हो जाता है, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की। करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन की उल्टा होती है। तो ये बात समझकर दिमाग में रखो, और समझकर दिमाग में रखने से आपको हमेशा चार्जिंग में बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से अभी टाइम है, इस तरह से अब हम आगे देखते हैं। चार्जिंग के बाद जब किसी बॉडी पर चार्ज दिया जाता है, तो भाई चार्ज देने के बाद उस बॉडी का नाम हो जाता है चार्ज्ड बॉडी। तो चार्ज्ड बॉडी का साइज के हिसाब से उस चार्ज्ड बॉडी के चार्ज का प्रभाव किस बिंदु पर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका नामकरण हम लोग करते हैं। तो ऐसे एक आता है पॉइंट चार्ज टॉपिक। पॉइंट चार्ज हमेशा आपको यूजफुल टर्म है। पॉइंट चार्ज किसको कहेंगे? तो ऐसे सोच लो, एक लाइन में लोग कहते हैं कि जिस बॉडी पर चार्ज पॉइंट की तरह हो, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सीधी सी बात है कि जिस बॉडी पर आपने चार्ज दिया उस बॉडी का साइज, इसके प्रभाव को जिस बिंदु पर आप काउंट कर रहे हैं उस बिंदु की दूरी अर्थात स्मॉल आर, साइज दैट इज कैपिटल आर। तो एक बॉडी का साइज उस दूरी के तुलना में बहुत कम हो, तो उस बॉडी को कहते हैं पॉइंट चार्ज। दैट मीन्स पॉइंट चार्ज क्या है? If the size of a charged body is size of a charged body is वेरी स्मॉल, और इसको लिखते हैं नेग्लिजिबल, इन कंपैरिजन ऑफ सेपरेशन of considering point
if size of charged body is very small, that is negligible in comparison of separation of considering point. If यहां से size of a charged body is very small in comparison of separation of considering point, then that body is called point charge. देखिए भाई, पॉइंट चार्ज किसी बिंदु की बात नहीं। अगर एक क्षण पर आप चार्ज ले लिए और यहां पी पॉइंट पर आप केयर कर रहे हैं, तो क्षण की लंबाई एल है, अब पी पॉइंट यहां से आर डिस्टेंस पर है, तो ये पी पॉइंट कंसीडरिंग पॉइंट है, हमेशा ध्यान में रखिए। अगर इसका सेपरेशन दैट इज आर इस क्षण के साइज दैट इज एल की तुलना में ये सेपरेशन बहुत ज्यादा हो, अर्थात सेपरेशन की तुलना में साइज कम हो, तो ये चार्ज बॉडी इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज कहलाता है। इस बात को दिमाग में रखना है। अगर छड़ पर चार्ज दिए हैं तब, अगर गोला पर चार्ज दिए हैं तो गोला का साइड मींस रेडियस का वैल्यू जो होगा, आइए आर बहुत ज्यादा है, तो उस स्थिति में इसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज, अदरवाइज चार्ज बॉडी। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर के हिसाब से हम उसके चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, कितना चार्ज उस पर है, उस आधार पर बॉडी को अलग अलग टाइप से डिवाइड करता है। तो यहां हम लिखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी टॉपिक, उसका शॉर्ट फॉर्म देंगे, और इसके लिए आपको थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें हम मास का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी, तब जाकर के कूलॉम्स लॉ पढ़ने में आराम होगा। यूनिफॉर्मली क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके लिए लिखते हैं इफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन of a charged body is constant, then distribution of charge is called uniform distribution of चार्ज कहते हैं। अर्थात किसी भी बॉडी के प्रति इकाई डायमेंशन दैट मीन्स विस्तार में चार्ज की मात्रा एक समान हो, कांस्टेंट हो, तो चार्ज के इस वितरण को कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में तीन बातें आती है। पहली बात, यदि बॉडी पर चार्ज उसके वन डायमेंशनल पोर्शन दैट इज लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहलाता है। अगर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसको टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अगर वॉल्यूम के हिसाब से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। चाहे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात किया जाए, उसके प्रति इकाई डायमेंशन
अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कांस्टेंट होगा। अगर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन है तो पर यूनिट सरफेस एरिया पर चार्ज कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम के हिसाब से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज कांस्टेंट होगा। इस तरह से चार्ज की यहाँ डेंसिटी भी निकलती है। चार्ज की डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ चार्ज एक टॉपिक बनता है। डेंसिटी ऑफ चार्ज की जहां बात आती है तो एक्चुअली में क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी पर होता है अलोंग लेंथ वाइज, अदरवाइज सरफेस वाइज, अदरवाइज वॉल्यूम वाइज। तो चाहे लेंथ की बात हो, चाहे सरफेस की बात हो या वॉल्यूम की बात हो, पर यूनिट डायमेंशन में जितना चार्ज होगा उसी को डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। पर यूनिट डायमेंशन दैट इज लेंथ के अलॉन्ग होगा था पर यूनिट लेंथ, सरफेस के अलॉन्ग हुआ था पर यूनिट सरफेस एरिया, वॉल्यूम के अलॉन्ग हुआ था पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज को कहते हैं डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसलिए हम लिखा डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का घनत्व। इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट डायमेंशन इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ चार्ज। प्रति इकाई विस्तार में चार्ज का जो मान होता है उसे चार्ज का घनत्व कहते हैं। अब एक बात आती है, पहला, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी प्रति इकाई लंबाई में आवेश जो होता है उसको आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसलिए लैम्डा इसका सिंबल है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटा में एल, टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ। फॉर एलिमेंटल चार्ज लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, इसको एलिमेंटल चार्ज कहते हैं, इसको एलिमेंटल लेंथ कहते हैं। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास में बोलते हैं एलिमेंटल मास, एलिमेंटल लेंथ, सेम वही चीज है। यहाँ मास की जगह पर चार्ज गया है, इसलिए एलिमेंटल चार्ज बराबर लैम्डा इनटू डीएल, ये फार्मूला यूज करके आगे। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब देखिए यहां सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला सिग्मा बराबर टोटल चार्ज बटा टोटल सरफेस एरिया। इसलिए फॉर एलिमेंटल चार्ज डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए, ये फॉर्मूला है। आगे हम लोग इसको देखते रहेंगे। फिर एक बात आती है वॉल्यूम डेंसिटी। इसका होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसको सिम्युलेट करते हैं टोटल चार्ज टोटल वॉल्यूम फॉर एलिमेंटल चार्ज डी क्यू बटा डी वी, इसलिए डी क्यू बराबर रो इंटू डी। देखिए एलिमेंटल चार्ज का सेंस है कि वैसा चार्ज जो पॉइंट लाइक हो, इट मींस जिसका साइज जो है वेरी वेरी स्मॉल है, उसको एलिमेंटल चार्ज, अर्थात एलिमेंटल चार्ज को पॉइंट चार्ज के रूप में भी लेते हैं। इस तरह से चार्ज की तीन डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी कांस्टेंट होता है। कब? जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तब। अदरवाइज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है तो वहां पर चार्ज का डेंसिटी वैरी करता है। उसके लिए क्वेश्चन अलग अलग दिए गए रहते हैं। कभी काल क्वेश्चन आपको निकालने के लिए कह दिया जाता है कि चार्ज का मान निकालिए। कब? जब एलिमेंटल चार्ज दिए गए हैं तब। तो एलिमेंटल चार्ज अगर दिया गया हो तो चार्ज निकालना हो तो यहां इसको ऐसे दिमाग में रखिए, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में एलिमेंटल चार्ज। सीधी बात। अब जो होगा,
अगर मान लेते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट होगा तो यहां डी क्यू का मान हम लगा देंगे लैम्डा इंटू डी एल। अगर मान लीजिए सरफेस डेंसिटी होगा 2 डायमेंशनल तो सिग्मा इंटू डी ए यूज कर देंगे। अगर वॉल्यूम वाला होगा तो डी क्यू का वैल्यू हम कर देंगे रो इंटू डी वी। इसको बोलते हैं एलिमेंटल लेंथ, इसको बोलते हैं एलिमेंटल चार्ज, इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। यह एलिमेंटल सरफेस एरिया है, यह एलिमेंटल चार्ज है, यह सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, यह वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, यह एलिमेंटल वॉल्यूम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वहां पर मामला को सेटिंग करते हैं। तो आगे हम लोग एक आध क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स। थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए, कमेंट्स को करते रहिए और इसको शेयर करते रहिए और बेहतर होगा।